अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई एक चीज़ का हम लोगों को रोज़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि हम ऐसे ज़माने में ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर अब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आपको हर चीज़ का इलाज मिल जाता है आराम से। डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि जैसे जैसे ज़माना जो है वो बिल्कुल एक तरक्की के नए द्वार को बूट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही हम मेडिकल साइंस में देखें तो बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ हो रही हैं, जिसमें एक चीज़ ये है कि हर चीज़ का आपको इलाज मिल जाता है। मैं अक्सर अपने शोज़ में जो है ना वो PCOS के वाले से बात करती हूँ, जिसमें इनफैक्ट बहुत सारे लोग PCOS भी कहते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। हम बच्चियों में प्रॉब्लम होती है, लड़कियों में प्रॉब्लम होती है, और नाम से ऐसा लगता है कि जी इसमें शायद आपकी क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्योंकि शायद ओवरीज में सिस्ट है, लेकिन अब समहाउ जो है उसका नाम चेंज हो गया है और अब इसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम ये कहा जा रहा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं उसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। अब इसका मेटाबॉलिज्म का पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से कितना लेन देन है, आज मैंने इस हवाले से शो में बात करनी है। बहुत सारी बच्चियां जो मुझे देख रही हैं, बच्चियां क्या ख़वातीन, और मैं यूजुअली ख़वातीन को देखती हूँ जिनको PCOS की प्रॉब्लम होती है, वो वेट गेन करती रहती हैं, ऑन एंड ऑफ उनकी वेट की प्रॉब्लम रहती है। और क्योंकि आजकल जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं वो, जैसे मैं वक्त की तरक्की के वाले से बात कर रही थी, तो अब क्योंकि वसाइल कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो हमें अच्छी देसी चीज़ें खाने को मिल जाती थी। अब देखा जाए तो हमें फार्म की जो है वो मुर्गी, जो वो क्रूज़ा जो तकरीबन 40 दिन में कुकड़ बन जाता है, वो जिसको इंजेक्शन ठोके जाते हैं, तो वो तो हम मुर्गी खाते हैं। जो सब्जियां भी हैं वो आप देखिए गटर के पानी की जो है वो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम खा रहे हैं। जो हम दाल वारे भी लेकर आते हैं उस पर भी इतने स्प्रेज होते हैं। तो मुझे बताएं, जब ग़िज़ा खालिस नहीं है तो ऐसे में फिर अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना मुश्किल होगा। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स का पैनल मौजूद होगा और आज मैं स्पेसिफ़िकली इस एक ऐसे मर्ज़ के वाले से बात करना चाह रही हूँ जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं ना कि लड़कियों के चेहरे पे बड़ी एबनॉर्मल बालों की भी ग्रोथ हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ना हम लिंक कर सकते हैं इस एक बीमारी के साथ। ये बीमारी क्या है और क्या इससे छुटकारा मुमकिन है, कितनी जल्दी इसका इलाज हो सकता है, और इसको अवॉइड करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। मेरे पैनल में मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बताएंगे, स्पेशलाइज्ड गेस्ट वो बताएंगे। और इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर सलवा नदीम जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नईम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया खालिद जो कि फैमिली फिजिशियन है, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस शेख हर्बलिस्ट। आप तमाम तो लोगों में अपने शो में खुश आमदीद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं डॉक्टर सलवा, हम तो PCOS को अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये PMOS भी आ गया है। ये PCOS क्या था और ये PMOS क्या है? अच्छा, दोनों में डिफरेंस ये कि एक तो नाम, एक्चुअली जो PCOS था उसका जो हम इतने सालों से देख रहे थे कि उसका जो नाम उन्होंने रखा था कि बहुत पहले, मतलब जब से हम मेडिकल स्टूडेंट है, जब से हम पढ़ रहे थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें जैसे रिसर्च होती गई उसमें देखा गया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट ओवरीज, इसमें आपके मेटाबॉलिक मसाइल भी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर, वज़न और ये सारे, जैसे अभी हमने आपके पैकेज में देखा, ये मसाइल होते हैं। तो वो चीज़ फिट नहीं होती थी। कभी आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ जाती थी, बाकी चीज़ें नहीं थी। कभी क्या था कि आप बाकी मसाइल थे तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था या उसमें ओवरीज में वो था, तो वो एक डायग्नोसिस जो था वो सही वाला जस्टिफाइड नहीं था। हमें हमेशा लगता था कि ये इसका नाम गलत है। दूसरा एक टैबू था, किसी पेशेंट को अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हें PCO है तो बस वो सारी ज़िंदगी वो पेशेंट आपके पास आएगी, मुझे तो जी PCO है, हर चीज़। हाँ, तो वो हर चीज़ को उससे लिंक करते थे। बिल्कुल। तो इसलिए अब उन्होंने, क्योंकि इतनी रिसर्च के बाद देखा कि इतनी चीज़ें अब नहीं आ गई हैं, इसमें इतने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो इट शुड बी रीनेम्ड ताकि आपका डायग्नोसिस बेहतर हो सके, उस चीज़ का ट्रीटमेंट बेहतर हो सके, और वो एक टैबू भी पेशेंट के ऊपर से हट जाए कि इसमें आपकी पूरा मल्टी सिस्टम, पूरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपके कवर होते हैं ना। तो इसलिए उसको चेंज कर दिया गया है, और ताकि इसका डायग्नोसिस बेहतर हो, हम तशखीस अच्छी करें, हम उसका इलाज बेहतर करें, और रिसर्च भी उस हिसाब से हो। तो ओवर उन्होंने 3 साल दिए हैं कि आप 3 साल में देखें कि हम कहाँ से प्रोग्रेस करके कहाँ पहुँचते हैं, क्या हालात होते हैं, एंड देन इट विल बी मतलब रीविजिटेड कि इसके बाद हमारी डायग्नोसिस बेहतर हुए, क्या हमारा ट्रीटमेंट बेहतर हुआ, क्या
पेशेंट एजुकेशन बेहतर हुई, तो इस हिसाब तो इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो जिद्दत आ जाती है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए पीसीओएस की वजह से जो है ये इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओएस होता है उसे? हाँ, ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पीसीओएस में ना जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि पीसीओएस वर्ड की वजह से बहुत सारी फीमेल्स बच्चियां हमारी ओवर डायग्नोस हो जाती थी, यानी उनको पीसीओएस नहीं होता था लेकिन उनको पीसीओएस डायग्नोस कर दिया जाता था, और बहुत सारी बच्चियां अंडर डायग्नोस हो जाती थी, उन्हें पीसीओएस होता था लेकिन अल्ट्रासाउंड कराया उसमें सिस्ट नहीं है तो उन्होंने कहा पीसीओएस नहीं है। ठीक है, ओवर डायग्नोसिस का जैसे अभी बताया कि एक स्टिग्मा था, हो गया, सारी ज़िंदगी मेंटल प्रॉब्लम रहेगा। अंडर डायग्नोसिस का अगर डायग्नोस सही तरीके से नहीं किया गया तो ज़ाहिर है इनफर्टिलिटी होना, आगे जाके फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ होना। अच्छा, अब सवाल ये कि इसको चेंज क्यों किया गया? तो देखा ये गया था इससे पहले भी नाम को अगर हम छोड़ भी दें तो पीसीओएस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हार्मोन्स हमेशा से रहे हैं, हाइपरएंड्रोजेनिज्म, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना, चेहरे पे बाल आना। तो अब फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके जब वर्क किया गया तो पता चला कि एक नहीं 8 डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं पीसीओएस के अंदर। एएमएच इन्वॉल्व है, एफएसएच इन्वॉल्व है, एलएच इन्वॉल्व है, टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व है, ये एक्टिव कम्युनिकेशन हाँ, होती है, सारे ईस्ट्राडायल इन्वॉल्व है। नहीं, ये ऐसे नहीं, देखें हार्मोन्स की वजह से पीसीओएस नहीं हो रहा है, ठीक है, पीसीओएस मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये एक और चीज़ आ गई ना, पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पीसीओएस मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं जो फिर सिम्टम पैदा करते हैं। यानी कि एक आपकी गट की जो हेल्थ है उसकी वजह से नहीं, गट नहीं, ठीक है, अच्छा, मेटाबॉलिज्म और गट मेटाबॉलिज्म हम डिफरेंट है। गट अच्छा, एक अलग ठीक चीज़ है, है, मेटाबॉलिज्म ओके। वर्ड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपका वेट कितना है, तो कहानी सारी वहीं से शुरू होती है। हमारा बॉडी ना सेल्स की बनी मैं है। मेटाबॉलिज्म उसमें आ रही है कि जी हाँ, वो हमारा नहीं, हमारे उसमें मेटाबॉलिज्म जरा डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूँ ना, मैं एक कहानी सुनाता हूँ ना, जब कोई पीसीओएस का डायग्नोसिस किसी को प्रिपेयर करना हो ना तो हम उसको बताते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम शुरू ऐसा करते हैं कि देखें आपकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, आपने वेट गेन किया, सेल्स के ऊपर चर्बी जमा हो गई, चर्बी जमा हो गई तो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है जो नहीं जा सकेगा। अब जब नहीं जा सकेगा तो सिग्नल भेजे जाएंगे पेनक्रियाज को कि इंसुलिन फेंको, बहुत सारी इंसुलिन जमा हो जाएगी, वो बहुत सारी इंसुलिन क्या करेगी, वो ओवरीज में जाके सिस्ट बनाएगी, फिर उस सिस्ट से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, फिर टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्राडायल बढ़ेगा, ईस्ट्राडायल बढ़ेगा तो फिर एफएसएच-एलएच रेशियो रिवर्स होगा, फिर दूसरे टेस्टोस्टेरोन टाइप के हार्मोन होंगे, फिर वो मर्दाना हार्मोन चेहरे पे बाल लेके आएंगे, फिर पीरियड में गड़बड़ी स्टार्ट होगी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम हार्मोनल भी नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम सिस्ट भी नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म है। यही रीज़न है कि इस पूरे पैरामीटर को ना चेंज किया गया है कि हम मेटाबॉलिज्म को अगर टारगेट करेंगे ना तो हमारी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये तो कितनी अच्छी आपने जो स्टोरी बताई, मेरे ख्याल से स्टोरी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर साहब, आपके पास जो लोग लड़कियाँ आती हैं, जैसे मैंने बात की ना कि हम बहुत सारी चीज़ों की हम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। जैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो थायराइड की वो जो बना लेते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है वो ऑन एंड ऑफ वेट जो है गेन करती है और रिड्यूस करती है, तो कहती है थायराइड का इशू है। और फिर जैसे अगर मूड स्विंग्स है तो भी थायराइड का इशू है। फिर जैसे मैं पीसीओएस में भी लोगों को देखती हूँ कि वो कहती है मुझे पीसीओएस है, तो वो मूड स्विंग्स भी और बहुत सारी चीज़ें वो समहाउ उसके अंदर ले आती हैं। सो क्या ये जस्टिफाइड है जब इतनी ज़्यादा? अच्छा देखिए, जब आपका वेट गेन हो रहा है तो उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि आप रूल आउट करें कि पीमॉस तो नहीं है, जिसका पीसीओएस जिसको हम कहते थे। अच्छा, वेट गेन अगर हो रहा है और अननोन कॉज है, आपको नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज़ अपना पीमॉस का वर्कअप ज़रूर करवाएं। ठीक है, उसमें क्या कुछ आ जाता है डॉक्टर? देखिए, उसमें आप जो है वो इंसुलिन लेवल्स करवाते हैं, फास्टिंग, उसमें आप ग्लूकोज लेवल्स करवाते हैं, उसके साथ आप एफएसएच, एलएच, उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो है अब हम ओजीडीटी जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो भी हम रिकमेंड करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये करवाने के बाद जो पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें क्लियर पिक्चर मिलती है कि वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द पीमॉस या कोई और अंडरलाइन कॉज है। सही। अच्छा, और आपके पास जो आती हैं, जो ख़वातीन लड़कियां पेशेंट्स आती हैं, उनमें से कितनों में आप देखने के रेशियो कि आपको लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है, कम हो रहा है? देखिए, हमें जो अभी हमने स्टडी देखी, हर 8 में से 1 खातून जो है वो पीमॉस का शिकार है और टोटल 170 मिलियन ग्लोबली इस खवातीन अफेक्टेड हैं। तो आप खुद देखने की इसका रेशो क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर बिल्किस, आपके पास जब लड़कियां आती हैं और जो बहुत सारी जो लड़कियां जो इनफर्टिलिटी के भी से भी फाइट बेचारी कर रही होती हैं, तो आप उनमें क्या बड़ी रीज़न देखती हैं? और ये आपने इसका रेशियो के विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते हुए देखा है या कम होते हुए देखा है? नहीं, बढ़ते हुए देखा है। मतलब इतना इलाज भी आ गया, लोगों में अवेयरनेस भी आ गई, फिर भी ये बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। देखिए, लाइफस्टाइल भी है, मेटाबॉलिज्म जो है वो आप मुतासिर लाइफस्टाइल से होता है, जो हम चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक उसमें फंस गए, जैसे हम कहते हैं कि आपने जो खाना है, तो कहते हैं गंदम उसका तो एक ही, कैलोरीज एक है, लेकिन उसकी ताकत अलग है, उसकी चीज़ें अलग हैं, तो अलग अलग चीज़ें, मतलब हमें समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा E1 E2, अगर E1 बढ़ जाए
वो भी मेटाबॉलिज्म की वजह से बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से बढ़ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझने की ज़रूरत है। हर एक को जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस चीज़ों पे भी नहीं डालना चाहिए। अब इतनी दुबली पतली होती हैं वो, जब उनको पीसीओ डायग्नोज होता है तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो अद्वियात है वो दे दी जाती है, वो चकरा रही होती है और खा रही होती है। ओवियस ये भी नहीं ना, तो पीमोस में सारी चीज़ें आ जाती ताकि वो देखभाल कर उनको अद्वियात दिया जाए। सही। तो अच्छा, यूजुअली फिर आप ठीक है, एक तो डाइट भी हमारा बहुत बड़ा एक फैक्टर है, डाइट बहुत, लाइफस्टाइल। देखिए हम, आपको पता है कब से आपके साथ मैं प्रोग्राम करी, मैं एक चीज़ कहती हूँ, सुबह उठ के जैसे सूरज को देखना। आप साइंस कह रही है जब आप सुबह उठ के सूरज को देखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सही होता है, आपके हार्मोन्स भी अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें। देखिए ना, एक मजहब ऐसा है जिसमें सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो आपको बैलेंस करता है। तो हम, आप बताएं, हम तो सूरज जब निकल रहा हो तो सो रहे होते हैं हमारे बच्चे, सारे जेनजी सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जेनजी क्या, मैं बड़े बूमर्स और जनरेशन एक्स को भी देखो तो लोग वो भी सो रहे होते हैं। यही है ना। देखिए आप, जब तक अल्लाह गफूर रहीम ने, सूरज का काम अलग है, चांद का काम अलग है, वो आपके हार्मोन्स, देखिए आप शायद साइंस मानने लगेगी कि जैसे कहते हैं ना सूरज ग्रहण चांद ग्रहण, उसका असर बच्चों पर होता है। पहले नहीं मानती थी, लेकिन आहिस्ता बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे कि इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों से दूर रहो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो उस वक्त क्योंकि वो उसकी रेजेस जब आपके 7 परत अंदर जा सकती हैं तो वो और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वेट के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पीसीओएस को बढ़ा रहे हैं? जी। एक तो जेनेटिक टेंडेंसी है, ठीक है, और दूसरा जैसे हमने कहा कि आपकी, हम साउथ एशियन पॉपुलेशन है तो हमारे एरिया में ओवरऑल पीसीओएस का रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि हम सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हमने प्रोसेस्ड फूड एक तो ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, सारा दिन स्क्रीन और कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं। दूसरा ये कि हमें जो फूड भी हम खा रहे हैं वो भी, जैसे आपने बात की कि चिकन में वी डोंट नो कितने इंजेक्शन लगते हैं, हार्मोन्स, इसी तरह जो गोश्त है, इवन मीट में भी वो, उसको भी हमें पता है कि कितने इंजेक्शंस लगते हैं, प्लस गाय भैंस को दूध देने के लिए उनको भी इंजेक्शंस लगते हैं। सो इफ़ द आपका जो रूट वो है कि आपका सॉइल, आपका पोल्ट्री, आपका फूड, जितने आपके ये गंदम उगाए जाती हैं उसमें भी देखें आप क्या क्या वो डालते हैं, तो आप वहाँ से ही रूट आपकी ख़राब आ रही है ना, तो आप वही खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी स्लीपिंग जो वो है साइकिल वो ख़राब है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से भी आपने बात की ना, मैंने देखा है कि प्रोसेस फूड जो है वो वेस्ट में भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वॉक करते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होती है। आप देखें, आप कई बार जाएं, हर गोरा 5 बजे सुबह उठ के वॉक कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, 12 बज रहे, 1-2 बज रहे हो तो इतनी सख्त गर्मी में वो अपनी रनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, तो जब टाइम मिलता है। एग्जैक्टली। और दूसरा, जैसे आपने वो बात की थी कि गट बायोफ्लोरा की, सो अब तो नई रिसर्च ये आ रही है कि आप ऐसी डाइट दें जो आपके गट बायोफ्लोरा को चेंज करे, जो कि पीसीओएस के पेशेंट्स को फ़ायदा दे। इट्स नॉट कि वन टेलर डाइट सबको दे दें आप कि यही डाइट खाओ वजन कम करो, नो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल नीड्स। आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म कितना है, आपका वर्कआउट कितना है, उसके हिसाब से टेलर मेड होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारी पेपर्स आ रहे हैं कि आप उनके गट फ्लोरा चेंज करें, क्योंकि पीसीओएस में ये है कि गट फ्लोरा चेंज हो जाता है, इसलिए उनकी एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाती है, इसलिए वेट गेन, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए इससे नाम से ये क्यों आता था कि जैसे हम वो पीसीओएस से बात करें कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है, क्या इसमें यही एंड में होता है कि ओवरीज में जो क्राइटेरिया है ना, बेसिकली रोटरडम क्राइटेरिया हम कहते हैं, 2003 में आया था वो क्राइटेरिया। ये कहता था उसमें एक कंपोनेंट ओवरीज में सिस्ट का था कि तीन कंपोनेंट बेसिकली होते थे। एक कंपोनेंट ये था कि ओलिगो या एन ओवोल्यूशन, ठीक है, पीरियड लेट हो जाना। अच्छा, अब ये लेट हो जाना भी ना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है। अक्सर फीमेल कहती हैं कि 2 दिन लेट हो गए तो पीरियड लेट हो गए, नहीं। अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल मेनार्की स्टार्ट हुई है, जब पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उससे फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर अगर आपके पीरियड 45 डेज को क्रॉस कर रहे हैं तो लेट कहलाएंगे। उसके बाद 35 डेज को क्रॉस कर रहे हैं तो लेट कहलाएंगे, या 3 महीने से पीरियड नहीं है, यानी कि आपकी ड्यू डेट से अगर वो 45 यानी कि नहीं, ड्यू डेट से 5 दिन एक्स्ट्रा, टोटल 35, तो वो लेट, हाँ, ठीक है। अच्छा, तीसरा, अगर 3 महीने से पीरियड नहीं आया तो इसे एनोवुलेशन कहेंगे। चौथा, अगर साल में 8 या उससे कम पीरियड आए हैं तो ये ओलिगोवुलेशन कहलाएगा। ये क्राइटेरिया नंबर 1 था। क्राइटेरिया नंबर 2 था कि हाइपर एंड्रोजिनिज्म, चेहरे पे बाल आना, एक्नी आना, सर के बाल गिरना, जिस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का बढ़ जाना। थर्ड, सिस्ट था। अच्छा, सिस्ट का भी अपना
क्राइटेरिया। ये नहीं है कि 4 सिस्ट आपने देखी, अल्ट्रासाउंड वाले ने पीसीओएस लिख दिया और वो क्राइटेरिया में फिट हो गया, ये नहीं है, ठीक है। सिस्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए, या तो आपकी ओवरीज का साइज 10 सेंटीमीटर से 10 मिलीलीटर से ज़्यादा हो, या फिर आपकी सिस्ट एटलीस्ट जो है ना वो 3 to 9 मिलीमीटर की 12 सिस्ट हो, नए क्राइटेरिया में 20 सिस्ट हो। तो 3 में से अगर 2 चीज़ें हैं तो पीसीओएस कहलाता है। यही रीज़न था कि कुछ लोगों को पहली 2 चीज़ें नहीं होती थी, पीसीओएस आ जाता था, वो ओवर डायग्नोस हो जाते थे। कुछ लोगों को पीसीओएस से उसमें अल्ट्रासाउंड में नहीं आता था तो वो अंडर डायग्नोस हो जाते थे। यही रीज़न था कि अब इस क्राइटेरिया को, इस नाम को ही चेंज कर दिया गया। इस एम्ब्रेला में हम लेकर आ गए। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप अलो करें तो मैं करना चाहूँ, क्योंकि वो ना बेसिकली अब पॉली एंडोक्राइन कर दिया गया है ना, तो हमारी जो नॉलेज पीएमओस की बहुत सारी थी, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पेशेंट को बताते थे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैम ने कहा टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए, तो पीसीओएस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ये नहीं है कि आपने 3-4 चीज़ें देखी और पीसीओएस बना लिया। सेकेंडरी काजेज देखें, अगर हर्सोटिज्म के रीज़न कुशिंग सिंड्रोम है, आप जब तक उसे रूल आउट नहीं करेंगे आप पीसीओएस नहीं कह सकते या पीएमओस नहीं कह सकते। दूसरा एक बीमारी आती है जिसे हम एनसीसीएच कहते हैं, नॉन क्लासिक कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। NCCH बिल्कुल पीसीओएस की तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है और इसका कोर्स भी डिफरेंट है। तो ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये ना एक कंजेनाइटल या जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर सर्टेन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके फिर ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होना, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होना, चेहरे पे बाल आना। लेकिन ये पीसीओएस नहीं है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसे रूल आउट करना जरूरी है। तो यही रीजन है ना कि जब इसको पॉली एंडोक्राइन कहा गया ना, हमें तो बहुत अरसे से पता था ये काम चल रहा है, क्योंकि तकरीबन 52 डिफरेंट सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी, हम लोग भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, इस नाम को चेंज करने में। तो बेसिकली जब ये हुआ ना तो हम भी खुश हुए कि चलो ठीक है, पता चला कि एक्चुअली ये एक हार्मोनल बीमारी है। तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैम कह रही थी ना कि जरूरी नहीं कि मोटे लोगों को हो, तो लीन पीसीओएस इज एन एंटिटी, नंबर 1 थिंग। 10% केसेस के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती नहीं है। अच्छा, लीन पीसीओएस में भी एक और चीज है, एक चीज आती है उसे टॉफी बोलते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। आपका वजन कम होगा, वजन कम होते हुए आपको बीएमआई नॉर्मल होगा, लेकिन पता चलेगा कि जब आपके हम इम्पेडेंस टेस्ट करवाते हैं तो पता चलेगा कि आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट जमा है, स्पेशली एशियंस के अंदर। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, पीसीओएस या पीएमओएस को डायग्नोस करना, एक्सक्लूजन को डायग्नोस करना, उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, फिर उसकी ट्रीटमेंट को लेकर चलना। तो इसके अंदर मल्टी फैक्टोरियल और मल्टी स्पेशलिटी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कैसी बीमारियां दी हुई हैं, मतलब वो बेचारी कितनी बीमारियों से फाइट करेगी, हालात से भी फाइट करेगी, बीमारियों से भी फाइट करेगी। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि मैं ब्रेक से फाइट नहीं कर सकती, ब्रेक बहुत जरूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर बतूल अशरफ ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। शो में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये पीएमओस की वजह से, पीसीओएस की वजह से स्किन पे क्या असरात होते हैं? अच्छा, कॉमन तो जो है वो बहुत है, एक्नी सबसे ज़्यादा एक्नी। तो पेशेंट जब आता है तो हम उसको डायग्नोस ही करते थे कि है तो जी मल्टीपल एंडोक्राइन सिंड्रोम्स हो गए, ठीक है, क्योंकि एक्नी होती है, उसके साथ साथ आपकी पूरी जो है गर्दन ब्लैक हुई हुई होती है, ठीक है, एक्ैंथोसिस नाइग्रिकन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होता है। तो डायग्नोसिस हमारी डायरेक्ट जाती है कि जी इनको कोई ना कोई। अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि जो गर्दन पे जो काली हुई होती है, ये शायद चेन पे हमने चेन पहनी है, उसकी वजह से खवातीन कहती हैं बिल्कुल, या पसीना ज़्यादा आ रहा है, उससे डेवलप हो रहा है। तो साइन सिम्टम सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के होते हैं। आपका जो है वो सर के बाल गिर रहे होते हैं, आप एक्नी डेवलप हुई हुई होती है, गर्दन मोटी हुई होती है, लाइन डेवलप हुई हुई होती है और वजन तेजी से बढ़ रहा होता है। देखिए, सर के बाल गिर रहे हों और आपके फेस पे जो है वो बाल निकल रहे हों, तो डायरेक्ट हमारी जो है वो जाती है पिक्चर कि इनको जो है वो मल्टीपल एंडोक्राइन डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। अब नाम बिल्कुल सही रख दिया गया है, और पहले भी था, कॉन्सेंसस नहीं हो पा रहा था पूरी दुनिया में, लेकिन अब जो है वो हो गया है सबका। तो इस वजह से, क्योंकि हम जितने टेस्ट कराते हैं, मैं हमेशा मल्टीपल उसमें करवाती थी। आप जितने भी टेस्ट कराएंगे वो आपके सारे कवर करेंगे, सिर्फ इंसुलिन से आपकी कभी भी डायग्नोसिस नहीं होती और पेशेंट सही हो जाता है, वक्ती तौर पर एक्नी सही हो जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। तो हम यही समझाते हैं कि देखिए, आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और आपको सब कुछ, सारे हार्मोन्स एक साथ सही करने की ज़रूरत है। और पहले यही होता था, क्योंकि मिसनोमर था, तो वो पेशेंट आके कहते थे मेरे तो सिस्टिक ओवरी नहीं है, मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई हूँ मेरी तो बिल्कुल सही आई है। अब वो उसको रिलेट करना पेशेंट के लिए
और हमें समझाना इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कहते हैं डॉक्टर कुछ कह रहा है, रिपोर्ट कुछ कह रही है और जो है मैं कुछ हूँ, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। क्योंकि साथ ही साथ आपकी एक्सेप्टेंस उसी वक्त होती है जब डॉक्टर की डायग्नोसिस और रिपोर्ट जो है वो सेम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसमें सिस्टिक ओवरीज नहीं आ रही है और हम कह रहे हैं जी आपको पीसीओज है, तो कह रही है सिस्टिक ओवरीज तो है नहीं, लेकिन आपके जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी रेगुलर साइकिल नहीं है। अब रेगुलर साइकिल तो वहाँ पे नहीं है, तो एक्सेप्टेंस वहाँ से फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती थी। अब जो है वो सही हो गया सारी चीज़ें। तो क्या है, आपको सारी चीज़ें एक साथ सही करने की ज़रूरत होती है। आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके यूट्रस तक को इफेक्ट कर रहा है। सबसे इसमें जो कॉमन चीज़ होती है, एक्नी हम जो है मेडिसिन लगाने के लिए दे दें, कॉमनेस्ट जो रीज़न है ना वो एक्नी और काली गर्दन है। पेशेंट आता ही इन दो चीज़ों के साथ है। तो आप हम अगर किसी के देखें तो हमें भी समझ आना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम है। ये अलामात में से थर्ड वन क्या होती है? थर्ड वन होता है हेयर फॉल। हेयर फॉल को लोग कह रहे होते हैं अच्छा पानी खारा आ रहा है इस वजह से शायद हो रहा होगा, जबकि एक दूसरे से सब रिलेट हैं, अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप सारी चीज़ों को एक साथ डील करना, आप जो है मेटाबॉलिज्म अपना सही कर लेंगे जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, आप सही हो जाएंगे। अब वो मेटाबॉलिज्म जो फोरमोस्ट रीज़न या फोरमोस्ट जो आपकी थेरेपी है ना, वो है आप जो है वो सुबह उठे। मुझे बताइए छाइयाँ हमारी, जिस वो सूर्य नमस्कार की पहली बात भी कहते हैं कि लोग सुबह के सूरज को देखें जरूर। तो जो छाइयाँ हमारा सारी आ जाती है, जो मोटे मोटे बाल आते हैं, तो ये भी इसकी वजह से ये सारे देखिए होता है क्या है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो। जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना, वहाँ पे आपको मल्टीपल एंडोक्राइंस शुरू हो गए। देखिए इंसुलिन जो है वो आपके लिवर से जो है वो पैनक्रियास, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है शुगर का, पीछे आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब होगा, पीछे उसके बाद जो है आपका सारी चीज, अगर आप देर से उठते हैं सब चीजें, आपका थायराइड डिस्टर्ब होगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब होगा, आपको जो है वो आप कहेंगे मैं जी 10 बजे सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन 3-4 बजे तक नींद नहीं आती है, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट आपकी सारी चीजें, इसमें नींद भी आ जाती है। यस, एवरीथिंग। एक सवाल ये है कि बताएं कि अगर आपको पीएमओज आपको हो और उस पे जो आपके मोटे बाल आते हैं, तो अगर हम उसको लेजर के लिए जाएं वो बाल, तो क्या वो उससे कोई फायदा होगा उन बालों को? होता है, वक्ती तौर पर फायदा वक्ती तौर पर, लेकिन देखिए पीछे जो साइकिल रिलेटेड है ना, वो आपके इंटरनल हार्मोन्स है। अब लेजर का काम क्या है? लेजर तो ऊपर काम कर रही है, फॉलिकल को जाकर बंद कर दिया, वो उस वक्त नहीं निकलेंगे बाल। लेकिन अगर आपकी साइकिल डिस्टर्ब रहेगी, आपकी सिटिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। जहां हम जो है 4 से 5 सिटिंग में कंट्रोल कर लेंगे, बाल निकलना बंद हो जाएंगे, आप वही चीजें 13 से 18 सिटिंग पे जाएंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप बॉडी लेजर पे जाएं तो आप 2-3 सिटिंग्स में ठीक हो जाते हैं, बट फेस का जो लेजर है सालों साल चलता है। मुझे एक बात ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो मखसूस आयाम है वो बहुत जल्दी, मतलब पहले देयर वाज अ टाइम कि आपको मतलब 13 साल में क्यों, लेकिन अब मैं बच्चियों को देख रही हूँ जिनको 9 साल में और 10 साल में भी हो रहे हैं। इज इट नॉर्मल? क्या ये भी ऐसे किसी हार्मोनल बैलेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं है। इसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, कि जल्दी आ गए, कि नॉर्मल एज तो 11 ईयर्स है, ठीक है, बट आफ्टर 11 ईयर्स में नार्की स्टार्ट होती है। लेकिन अगर इसका मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। सो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वर्कअप करना पड़ता है कि क्यों उनके अंदर हार्मोन जल्दी रिलीज हो गए। आपने वैसे क्या देखा, क्या रीजन होती है डॉक्टर साहब? कोई उसमें बहुत सारी कॉजेज हैं। कुछ कोई ट्यूमर हो सकता है, खुदा न खास्ता आपके ये सारे हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस का कोई इशू हो सकता है, या जो हमारी जेनेटिक टेंडेंसी हैं, या कोई दवाइयाँ खाई हों, कोई हार्मोन्स उन्होंने लिए हों, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ एंडोक्राइन इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में इडियोपैथिक होता है कि कोई रीज़न नहीं होता। तो फिर आप उन बच्चियों को फिर, क्योंकि वक्त से पहले अगर पीरियड किसी को आ गया तो क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं उनकी एपिफिसिस क्लोज हो जाती है, तो उनकी हाइट इतनी ग्रो नहीं करती। तो जिस बच्ची को 11 साल की उम्र में जो हाइट अटेन करनी है या 13 साल में, वो अब क्योंकि पीरियड आ गया तो हार्मोन्स आपकी चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए, तो वो आपकी बोन क्लोजर हो जाती है, तो उनकी हाइट छोटी रहने के चांसेस होते हैं, और ग्रोथ में और भी चीज़ें जो उनकी होनी होती हैं उस एज के हिसाब से वो जल्दी हो जाती है। तो इसलिए उनको ज़रूर डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए, बाकायदा तशख़ीस होनी चाहिए, और फिर उनको सप्रेशन पे रखते हैं ताकि उनके पीरियड ना आए और वो अपनी ग्रोथ अटेन कर लें। वंस वो उस एज पे पहुँच जाएँ फिर उनके हार्मोन्स को ग्रेजुअली फिर मैं तो अपनी ये सोचूं तो मुझे तो 18 साल तक मुझे लगता है मेरी हाइट बढ़ी थी लेकिन इसमें आप ये देखें अब चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज भी हो गई।
ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे जो है वो कितना टोल होता है डॉक्टर साहब? बहुत ज़्यादा रोल होता है मेंटल हेल्थ का। एग्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा आना बेवजह, और ये PMOS के भी सिम्टम्स में एक सिम्टम है। फटीग, बहुत थकावट महसूस होगी। सो ये सारा पार्ट एंड पार्सल जो है पीछे बैकग्राउंड में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। और इस मेंटल जो स्ट्रेस को या मेंटल चेंजेस को कैटर करने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने में जैसे भी डिस्कशन हो रही थी, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में वॉक, एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। कहते हैं कि हर 10 मिनट के खाने के बाद अगर आप 10 मिनट भी वॉक कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी में 30% जो ब्लड ग्लूकोज है वो एकदम सेटल डाउन हो जाता है। और अगर आप किसी वजह से नहीं वॉक कर सकते हैं, कोई ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ ख़वातीन जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बड़ा घबराती हैं। जी, वेट्स नहीं उठाने हैं, जबकि मैं कहती हूँ जो प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल वुमेन है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हमने अभी परसों अपने शो में बात की कि हम इस पे बात की उसकी वजह ये कि जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपकी जो इंसुलिन जो अभी सिस्टम डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो जो एक जैम हो जाते हैं वो लॉक, जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को बहुत यूटिलाइज करना शुरू हो जाते हैं, जो हैं वो ग्लूकोज को बहुत यूटिलाइज करना शुरू हो जाते हैं, उसको स्टोर करना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन का काम तो अपनी जगह रुक गया, बट वंस यू आर एक्सरसाइजिंग एंड यू आर लिफ्टिंग द वेट्स, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज को बहुत रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लीज़ इससे ना घबराएं कि आपके मसल्स बन जाएंगे, हम मस्कुलर हो जाएंगे। छोटे कम वेट से स्टार्ट करें। ये नहीं, मैं ये नहीं कहती 15 किलो का डंबल उठा के आप जिम में शुरू हो जाएं। 2 किलो 1 किलो से किसी ट्रेनर की हेल्प ले लें। नहीं तो आप आजकल तो यूट्यूब पे ढेर वीडियोस हैं। नॉट ऑल वीडियोस आर रिकमेंडेड, लेकिन अपनी, अब मैं कहूँ कि 450 ईयर की जाके 15 किलो के नहीं, अपनी एज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाके वेट्स उठाएं, वेट ट्रेनिंग करें, वॉक करें, यू आर गुड टू गो। आपका 90% नहीं तो कम से कम 75% तो इश्यूज आपके लाइफस्टाइल चेंज होने से ठीक हो जाते हैं। फोरमोस्ट थिंग इज दैट कि आप सार्कोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन 2 बीमारियों से तो आप बच जाते हैं एटलीस्ट। प्री मेनोपॉज में क्या मिथ है खवातीन की, हम वेट नहीं उठाएंगे हमारे मसल्स बन जाएंगे, हमारे ऑलरेडी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आप उठाएंगे तो वो टोन डाउन हो जाते हैं। ये वेट ट्रेनिंग फिर कितने साल की बात करनी चाहिए? वेट ट्रेनिंग आप इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। नो, यस, मैं कहती हूँ इट शुड बी रिकमेंडेड। 40 प्लस खवातीन को तो करनी चाहिए, जबकि लोग घबराते हैं। सुपरवाइज, यस, नॉट मतलब आप सुपरवाइज ट्रेनिंग करें, पता चले कि मसले शी इज वेरी राइट ना। अच्छा, मैं और डॉक्टर बिल्किस को देखिए, डॉक्टर बिल्किस से बहुत तैयारी करी कि अच्छा वेट ट्रेनिंग करी। डॉक्टर बिल्किस सोची मैं टाइम कब निकालूंगी जिम के लिए। मेरी वेट ट्रेनिंग हो जाती है क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें उठा के इधर से उधर हो रही होती हूँ। नो, इट्स नॉट वेट ट्रेनिंग विद द डंबल्स, प्रॉपर डंबल्स। अच्छा, मुझे बताएं, आपके पास जब लड़कियां आती हैं कि जब इसी प्रॉब्लम के साथ आती हैं तो एक तो ऑफ कोर्स वो एक डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं। अगर आपको PCOS हो तो फिर आपको होता है कि जी हाँ, मैं मे बी इनफर्टिलिटी भी इसी वजह से, ये सवाल तो बहुत, हाँ, ये इनफर्टिलिटी से, तो आपने इसका जवाब दें लेकिन ब्रेक के बाद। और क्योंकि बंदों में भी बहुत किस्म की हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होती है, वो किस सूरत में होती है डॉक्टर साहब बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्किस आप किचन काउंटर की तरफ भी चले जाएं। और मेरा आपसे और डॉक्टर सलवा से सवाल है कि ये जो PCOS है, PMOS है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो उसमें कितना इजाफा होता जा रहा है? और क्या इनफर्टिलिटी की एक रीज़न ये है या इट्स वन ऑफ द रीज़न? एक वजह है, एक वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने अभी सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बात की, समझाया, लेकिन अल्लाह करे हमारी कौम समझ जाए, ठीक है, अल्लाह करे कि समझ जाए। सबसे पहले देखिए, सब चीज़ें हमने मेटाबॉलिज्म की बात की और लीवर डिटॉक्स। देखिए, है तो सारा काम ना, आपका किचन लेबॉरेटरी है, जो आपकी जो सारे केमिकल लेबॉरेटरी है, आपका किचन है। आप अच्छे बर्तन में अगर खाना नहीं बनाएंगे तो गंदे बर्तन में खाना बनाने के बाद आप उसको खाएंगे कैसे? इसी तरह हमारा जिगर है, और जिगर डिटॉक्स होता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं। सही है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम सोते नहीं हैं, तो उसके लिए आपको सोना ज़रूरी है, ठीक है। कितने 7 से 8 घंटे आप सोएंगे तो आपका लीवर डिटॉक्स होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि लीवर
अच्छा, आजकल तो अब साइंस ये कहे कि आप 5 से 6 घंटे सो लो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन 7 से लिवर के लिए दैट इज ओके, नॉट काफी, एंड द राइट टाइमिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपका सर्कैडियन रिदम अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना कि आप 9-10 मैक्सिमम सो जाएं, आपके जो पीक हार्मोन्स है आपको रिपेयरिंग टाइम मिल जाए, बॉडी को रिकवर हो जाए, जो आपके जो हम तहज्जुद का टाइम होता है उस वक्त आपके पीक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो आपको पीस, इनर पीस देते हैं, जो आपकी बॉडी को पूरा जो ब्रेकअप जो पूरा होता है ना पूरे दिन में वो रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। आप उस वक्त जाग रहे हैं, अगर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, लेट सो रहे हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आपके सारे जो हार्मोन्स, हमने ये बात की कि ब्रेन से आ रहे हैं, अगर आपके वो हार्मोन का एक्सेस ही डिस्टर्ब हो गया तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए स्लीप साइकिल सही करना सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आपके बहुत सारे मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी हर्ब में या किसी भी डॉक्टर के पास से भी कोई आप मेडिसिन लेते हैं कि आपका स्लीप साइकिल सही करना है, हम कहते हैं कि 80% बचाने के लिए, जैसे आप 20% कहते हैं कि आप देना चाहें तो दे दें ताकि आपका 80% तो बचे, ताकि आप पीसफुल नींद तो लें। नींद सबसे ज़रूरी है और नींद के लिए मुश्किबाला बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने देखिए नींद के लिए जो भी आप चीज़ें लेना, हम क्या करते हैं 10 बजे सो रहे तो 10 बजे टैबलेट उठा के मुंह में रखेंगे, पानी पिएंगे और लेट जाएंगे। बहुत गलत, आपको मगरिब से पहले लेना है, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग अल्लाह गफूर रहीम ने की और परवरदिगार आलम ने जो आपकी प्रोग्रामिंग की उसमें जो आपका जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो मगरिब में होते हैं ताकि आप सो जाओ। तो जब वो आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो उस हार्मोन के साथ मिलेगा तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सबसे पहले अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपनी नींद सही करें, सूरज के साथ उठें, चांद के साथ सोएं, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। अच्छा, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, ठीक है। अब हम क्या करते, बिस्तर पे ही खाया, बिस्तर पे ही सो गए, ठीक है, वॉक तो करनी नहीं, क्या ज़रूरत है, सही है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रात को सो रहा हूँ तो इतनी एसिडिटी हो रही होती, फिर मैं उठ के पानी पीता, वो करते, मैं कहती तो भाई जब खाना खाया था तभी कर लेते, नींद भी नहीं टूटती, सही है ना, आपकी नींद भी नहीं टूटती और आप सुकून से आपका मसला हल। अब जो एक नई जो रिसर्च कह रही है PMOS, जो जब नेचुरोपैथी के पास आते थे तो जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा हम साइन एंड सिम्टम्स का ही इलाज करते, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे नेचुरोपैथी हो। हम ये देखते हैं कि गर्दन काली एक तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है, मोटी हो रही है, ये जल्द भी मोटी हो जाती है। फिर यहाँ हेम्प, बहुत सारे लोगों का यहाँ हेम्प बना हुआ था, ये भी, और फिर आपका ना लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा जो है भारी होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों के ये भारी होना स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें जो ना शो करती है कि आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अब देखिए आपका मास्टर हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है सूरज को देखने से, सूरज की शुआओं को देखने से। भाई सुबह जल्दी उठा के नहीं, बस आज मैंने शो में इतनी बात कर दी, अब मुझे कोई लेट सोता हुआ दिखाई दिया। हाँ, अब आते हैं कि हम किस तरह नेचुरोपैथी में एक तो लाइफस्टाइल और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट नहीं करना। मैं हमेशा समझाती हूँ कि दाल के साथ चावल खा लें। ये जो बफे पे जाते के खाते हैं ना, हाँ। ये भी खाना है, खाना भी खाना है। अभी अक्सर दावतों पे जाते हैं लोग, प्रॉन्स भी खा रहे हैं, बीफ भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं। हाँ, दिमाग भी हिल जाता है, पेट भी हिल जाता है, सही है। फिर जब ये दोनों चीज़ें हिल जाते हैं तो फिर इंसान हिल जाता है। अच्छा, इससे पहले कि आप बताना शुरू करें, मुझे आप डॉक्टर साहब ये बताएं, हम जितने भी हार्मोनल बैलेंस की वजह से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ख़वातीन में ही हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम है और बंदों में नहीं होती, तो क्या बंदों में होती है या नहीं होती, ये बता दें प्लीज़। देखिए, डेफिनेटली होती है। हम अभी बात कर रहे थे ना कि सारी चीज़ें, और एक मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी कह रही हैं कि हार्मोनल इशू हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी कह रही हैं, फैमिली फिजिशियन भी कह रही हैं कि हार्मोनल इश्यूज़ हैं। तो आई एम एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन का डॉक्टर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बिकॉज आई लुक आफ्टर मे बी मोर देन 100 पेशेंट्स अ डे। इनमें 80% पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, 10% पेशेंट ओबेसिटी के हैं और बाकी सिर्फ 10% पेशेंट हार्मोन्स के हैं। हालांकि एक्चुअली ये 50% हार्मोन्स के होने चाहिए, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स मेल्स में एज वेल एज फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हैं। अब आपका सवाल कि मेल्स के अंदर भी हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं इसको ना अगर बहुत सिंपल कर दूं, जब आप ओबेस होते हैं, वेट गेन होता है, तो ओबेसिटी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन, ईस्ट्राडायल लेवल बढ़ जाता है, तो मेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कम होना शुरू हो जाती हैं। ओबेसिटी की वजह से फीमेल्स में अपोजिट होता है, फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और मेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली जहाँ जहाँ मेटाबॉलिज्म का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, जैसे अभी बात हो रही थी कि हार्मोन्स ये ना इतना सिंपल भी नहीं है कि सिर्फ सुबह को ही ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं या शाम को ही ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं।
कुछ हार्मोन सुबह को ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कुछ शाम को ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कुछ मिडनाइट ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो अगर हम मेल स्पेसिफिकली मेल टारगेट करें पीएमओस की सब्स्टिट्यूट के तौर पे, तो मेल्स के अंदर ओबेसिटी की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, जिसकी वजह से फिर जो हम अभी बात एंड्रोपास की कर रहे थे, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, फिर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का बायस बनना, या डॉक्टर, ये जो स्मोकिंग है, ये जो नशे हैं, उनकी वजह से भी बताया ना कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे, वेप पी रहे, बच्चियां वेप पी रही हैं और ऐसे टका के वेप पी रही हैं, और माँ बाप आर वेरी कूल अबाउट इट। नहीं, नो, दे शुडंट बी वेरी कूल अबाउट इट। माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे हमारे सामने ही करते हैं। Smoking has got more than 18 toxins. 18 toxins. It affects your metabolism, it affects your hormones, it affects your gut health, it affects your liver, it affects your kidneys, it affects your oral cavity, it affects your lungs. यानी एक ऐसी चीज़ है, मेरा पेशेंट ना अगर सिगरेट का नाम मेरे सामने लेता है ना, तो मैं स्ट्रेट अवे उसको बोलता हूँ खबरदार इसका नाम नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस बीमारी का भी नाम लेंगे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिगरेट इन्वॉल्व होगा। और मैं इस फोरम से स्पेशली बताना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं। पहला सवाल मेरा उनसे होता है, ओबेसिटी से भी पहले, सिगरेट तो नहीं पीते हो? वो कहते हैं पीते हैं। पहले सिगरेट बंद करो फिर मेरे पास आना। उसकी वजह कि सिगरेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल प्रॉब्लम, उनकी इनफर्टिलिटी के अंदर। सो मेल डेफिनेटली ओबेसिटी, मैंने खुद ने 12 kg वेट लॉस किया एंड आई फेल्ट एनर्जेटिक। पहले लिफ्ट यूज़ करता था, अब सीढ़ियों के ऊपर जा रहा हूँ, बट अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। सिर्फ 10 से 12 kg वेट लॉस करने से आप नी पेन से बच जाते हो, आप बैक पेन से बच जाते हो, आपके हार्मोन्स बेटर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा साइकिल है, मेटाबॉलिज्म का साइकिल, एंडोक्राइन का साइकिल, और अब उन्होंने ओवरी का डाल के पीएमओस कर दिया उसको। तो बेसिकली समझ लें कि अब ये लोगों में, दुनिया में अवेयरनेस आती जा रही है कि अगर हमें इस साइकिल को ठीक करना है तो हमें हर चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस इसका इलाज कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे साथ कॉलर मौजूद है भावलपुर से, सादिया। अस्सलाम वालेकुम, भावलनगर से सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो सादिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरी जो एज है वो 32 है जी। शुरू से मेरा जो साइकिल है ना वो रेगुलर है 26 से 28 दिन का। तो अब 1 साल से जो मेरा रेगुलर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया है। मतलब मुझे दो मंथ साइकिल आता ही नहीं है। अच्छा। और मेरा वेट तेजी से बढ़ रहा है और फेशियल हेयर भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे वो पिल्स देते हैं 5 डे की, उससे मतलब वो पीरियड्स हो जाते हैं, नेक्स्ट फिर वो ऐसे ही होता है। तो मैंने अपने फिर कुछ टेस्ट करवाए हैं जिसमें जो ग्लूकोज फास्टिंग है ना वो 100 है। तो मैम वो FL जो है LH है वो 5.85 है और FH 6.66 है। सादिया में जान मुझे बताएं, आर यू मैरिड? आप मैरिड हैं? बच्चे हैं आपके? मैम मैं 9 साल से मैरिड हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, 9 साल से है ना। तो जी सादिया, आप बस मुझे इसके अलावा भी आपके कोई और हार्मोनल टेस्ट हुए हैं, थायराइड का, प्रोलैक्टिन का? हाँ जी मैम, थायराइड का जो है वो हुआ है टेस्ट, जिसमें जो है वो सीरम T3 जो है वो 1.61 है, सीरम T4 जो है वो 5.52 है और सीरम TSH जो है वो 1.610 है, 610 है। हाँ जी ठीक है। अच्छा सादिया, देखिए आपको अगर ये रीसेंट चीज़ हुई है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये अलामात हैं कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सुबह से कि आपको PMOS हो सकता है। लेकिन इसमें मज़ीद कुछ टेस्टिंग की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की कि अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा लें, एक AMH का टेस्ट करा लें, अल्ट्रासाउंड माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन होता है जिसमें आप फॉलिकल्स का नंबर और साइज़ देखते हैं कि आपकी जो ओवरीज़ हैं उसमें अंडे कितने बन रहे हैं, बेसलाइन उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आप प्रेगनेंसी आगे कर सकती हैं या नहीं। ठीक है। और वहाँ पे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। आपको वेट लॉस करना चाहिए। अब तो बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं जैसे ग्लूकोफेज है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि GLP-1 जो एगोनिस्ट इंजेक्शंस आ गए हैं वज़न कम करने के। तो फॉर द टाइम बीइंग आप वो स्टार्ट कर सकती हैं, साथ में एक्सरसाइज, वेट लॉस। और वंस आपका वेट लॉस अचीव होगा तो पीरियड स्टार्ट खुद ही हो जाते हैं और फिर आप प्रेगनेंसी पर प्लान कर सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है ना शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बी इन कांटेक्ट। मल्टीडिसिप्लिनरी केयर endocrinologist will obviously not be dealing with the menstrual irregularities. No, he will be dealing. मैं अब आपको बताऊँ ना, देखिए PMOS जब वर्ड आ गया ना, मैं इसीलिए अक्सर लोगों को बताता हूँ कि PMOS इज
डेफिनेटली इज अ मल्टीफैक्टोरियल, गायनेकोलॉजिस्ट शुड बी इन्वॉल्व, डर्मेटोलॉजिस्ट शुड बी सब involved इन्वॉल्व, बट होते थे। फर्स्ट पर्सन जिसको कांटेक्ट करना है शुड बी एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बिकॉज उसके पास ना कोई डाइटिशियन भी बैठी होगी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली डाइटिशियन नहीं होगी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जहाँ वो रहते हैं हो सकता है वहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ना हो, गायनेकोलॉजिस्ट की इजी एक्सेसिबिलिटी होती है, और औरतें जो है वो ज़्यादा। अभी बात हो रही थी ना कि डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम जो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फिजिशियन होते हैं ना, हमारी डाइटिशियन ट्रेंड होती हैं, जैसे मेरी डाइटिशियन जो दोनों क्लिनिक्स के अंदर शी इज ट्रेंड। मुझे बताइएगा जैसे अब क्योंकि अर्ली पेरीमेनोपॉज भी तो लोगों को हो रहा है ना, पहले लोगों को पेरीमेनोपॉज होता था 40 साल के बाद ना, सो अब हम लोगों में देख रहे हैं कि जल्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीओआई बोलते हैं हम इसको, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये भी एंडोक्राइन वाली डील करते हैं, ठीक है, और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे ना ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है। 40 साल से पहले अगर आपके पीरियड बंद हो जाए, आपको पीओआई हो जाए और हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी, जो कि स्पेसिफिक होती है, एचआरटी भी प्री मेनोपाज की डिफरेंट होती है, मेनोपाज की डिफरेंट होती है, इवन डोजेज भी डिफरेंट होती है, तो प्रॉपर तरीके से ना किया गया तो आपको बोन ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिससे हड्डियां टूटने का खतरा होता है। तो बेसिकली हार्मोन इज अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड। इनका जो स्पेसिफिक केस है ना, ये बिल्कुल वही जैसे हम डिस्कस करें कि पीएमओस का केस है, और हमें ना सबसे पहले टारगेट ही मेटाबॉलिज्म को करना है, हमें वेट को टारगेट करना है। अगर हम वेट को टारगेट कर लेंगे तो चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। अपना वेट नहीं बताया ना। हाँ, वो टेक्स बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है? तो उसमें इवन एंडो से भी पहले अगर डाइटिशियन, ठीक है, डाइटिशियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि सारा एंडो के पास होगी या अलग से होगी, तो वो उनकी कैलोरी कैलकुलेट करेंगी, फिर कैलोरी डिफिसिट बनाएंगी कि इतना वेट कम करना है तो हमें इतना कैलोरी डिफिसिट देना है, फिर उस कैलोरी डिफिसिट के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए। ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी को कह देंगे जी बस मीठा बंद कर दो, तो कैलोरी डिफिसिट के साथ उनको प्रॉपर डाइट चार्ट देंगी, फिर उस डाइट चार्ट के साथ उनकी एक्सरसाइज को कैलकुलेट करेंगी, कितना करनी है, कब करनी है, देन आपके एंडोक्राइन की बारी आएगी। वो हो सकता है आपको, जैसे मैडम बात कर रही थी, वेट लॉस मेडिकेशन देंगे अगर आपका वेट वाकई उस कट ऑफ में आ रहा है, मेटफॉर्मिन देंगे जो कि एंडोक्राइन देंगे। फिर उसके बाद बारी आती है डर्मेटोलॉजिस्ट की, जैसे मैम ने कहा ना कि चेहरे के बालों के लिए लेज़र, मैं अपने पेशेंट को हमेशा भेजता हूँ लेज़र के लिए, लेकिन पहले कहता हूँ पहले 3 महीने के लिए ओसीपी ले लें। ओसीपी क्या करती है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर देती है, तो जब वो डाउन होता है फिर जब लेज़र के लिए जाते हैं तो 6 सेशन होंगे, और अगर बिना ओसीपी लिए, बिना टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन किया आप लेज़र के लिए जाएंगे तो 18 सेशन होंगे। तो ये वही मल्टीफैक्टोरियल हो गया। फिर पीरियड्स के लिए मैम आएंगी बीच में, तो इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ जो फोरमोस्ट कॉज जो पाकिस्तानी ख्वातीन में मौजूद है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन और सीरम फेरेटिन लेवल, विटामिन डी, जिंक, ये 4 टेस्ट भी जैसा भी डॉक्टर साहिबा ने बताया बहुत ज़रूरी है। ये कराकर अगर उसमें कोई फैक्टर आता है तो अपने नियर बाय गाने जो भी आपको डॉक्टर अवेलेबल है उनको दिखाकर जो है पहले उसको सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि अगर आयरन लेवल कम है, सीरम फेरेटिन लेवल कम है, आपके हार्मोन्स हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे जब तक कि आयरन लेवल और हेमोग्लोबिन लेवल सही नहीं होगा। सही नहीं होगा, तो एक बस एक बेसिक टेस्ट के लिए होता है जो आपको करवाना है। जी डॉक्टर, अच्छा जी, जो कॉल आई थी ना उसमें उन्होंने कहा कि मेरा TSH 5 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट बोला, अच्छा मैं 44 बता रही हूँ। अच्छा टेस्टोस्टेरोन नहीं हुआ वहाँ। अच्छा कॉलर फिर आगे मैं लेके शुरू करवा दें, कॉलर वेट कर सकती हैं। मुइज़ा झंग से, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मिस फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे जी। मुनीज़ा क्या पूछना चाहेंगी जी? जी क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बच्ची मेरी जो है ना वो 18 साल की है, उसको नींद बहुत आती है, 12-12 घंटे वो बेड पे सोई रहती है। अच्छा, वेट पता 18 साल की बेटी है, और आपकी बेटी का वेट क्या है? वेट तकरीबन है मेरे ख्याल में 50 से तो कम है। अच्छा, और बच्ची की हाइट कितनी है आपकी, ताकि वो अंदाज हो सके? हाँ तकरीबन 5 से ज्यादा ही है। ठीक है, अच्छा, 5 फुट से ज्यादा। थायराइड का कोई और इसको कि मखसूस है यहाँ में इसको कोई मसला तो नहीं है? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ ये कि वो सोती बहुत है। ये सोती बहुत है, सुस्ती बहुत है, पढ़ती कम है और सोती ज्यादा है। अच्छा, पढ़ती कम है, सोती। बस ठीक है, आप ना हमारा शो देखते रहें, ठीक है? डॉक्टर बिल्किस से रेसिपी, फिर मैं इसके बाद मैं आपका जवाब जरूर लेती हूँ। शो आप देखते रहें जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, इनके लिए सीबकथॉर्न ले लें, मल्टीविटामिन है। बाज़ औक़ात फोलेट और आयरन की, बाज़ औक़ात फोलेट और आयरन की कमी की वजह से भी नींद बहुत आती है, ठीक है? आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको फैटी लीवर होता है ना, वो भी खाना खा रहे होते, पसीना आ रहा होता है और उसके बाद वो ऐसे हो जाते हैं। ये 2 रीज़न होते हैं। तो आप मेरे नेचुरोपैथी में तो आप इन चीज़ों को रूल आउट ज़रूर करें। आपके लिए सीबकथॉर्न बेरीज ये मिल जाते हैं आराम से हिमालयन रेंज में। इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छा होता है, फोलेट बी कॉम्प्लेक्स भी, और इसके साथ इसमें जो है इसको लेना कैसे डॉक्टर बिल्किस? देखिए, आपने बेरीज जो है ना 1 चम्मच जो है आपने
पहले तो इसको धो लें, उसके बाद आप नाश्ते के बाद फ़ौरन ले लें, विथ मील लें। ये मल्टीविटामिन है, आपको खानों के साथ लेना है, ठीक है। आप इसको खानों के साथ ले लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कि आपने क्या करना है, जिनको भी हार्मोन्स का इशू है, कोई भी अपनी जैसे लाइफस्टाइल आपने बदल लिया। एक है कि पुदीना आता है जो स्पेयरमिंट कहते हैं, जिससे वो बहुत ज़बरदस्त होता है, पहाड़ी पुदीना, सही है। वो इतना तेज़ होता है और जब वो लग रहा होता है ना, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का लग रहा होता है, और आप उसको ज़बान पे रखें ना तो एक वो तेज़ी आती है, जैसे मिंट फ्लेवर तक तासीर जाती है। हाँ, तो आपने पहाड़ी पुदीना का कहवा, उसमें आप अदरक डाल सकते हैं, ये डालकर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा, अगर आपका इंसुलिन आप रेजिस्टेंस है तो मेथी दाना बहुत अच्छा होता है, उसको सोक करके रात को, और आपने वो जो है उसका सुबह खाली पेट आपने, अगर कोई अद्वियात इस्तेमाल नहीं करें तो, क्योंकि खाली पेट की किसी को थायराइड होता है तो उसको भी इंसुलिन हो सकता है, पहले थायराइड की मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये जो है अपने रूटीन में, जैसे आपने शीशे की जग या शीशे की बोतल यूज़ करनी है, उसमें आप ये मेथी दाने वाला वाटर जो है पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहे। इन बिटवीन मील पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है, करेला, हम इसको बहुत बड़ा कड़वा बोलते हैं सब कुछ, लेकिन विटामिन सी भी इसमें बहुत अच्छा होता है। आपने करना क्या है, करेले के आपने चिप्स बना लेने, अच्छा, तल लें, तल के रख लें, खाना खा रहे हैं, खाने के साथ इसके चिप्स खा लें, ठीक है, तो इससे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। कड़वे नहीं होंगे? हाँ, कड़वे नहीं होंगे? नहीं, आप अच्छी मैं आपको बताती हूँ, नहीं इसका कड़वाहट के लिए पहले बताती खा ले 3-4। नहीं कुछ भी नहीं, कीमा भर के खा लें तो ज़्यादा नहीं, विटामिन सी और प्रोटीन दोनों मिलके। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको काटना है, थोड़ा सा इमली का पानी इसमें डाल के, जैसे इसको, और हल्दी के साथ कड़वाहट निकल जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज भी खराब नहीं होगी इमली और हल्दी से। उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन पकाएंगे तो आपको कोई कड़वाहट नहीं आएगी। डीप फ्रीज करते हैं, ठीक है, ये इसका तरीका है। और मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, इमली के पल्प में पहले इसको भिगो देती हूँ। फ्रेंच फ्राइज समझ के खाएं। हाँ, फ्रेंच फ्राइज समझ के खाएं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ है कच्चा पपीता जी, जहाँ आपकी छाइयाँ हैं और आपकी स्किन ऑयली है, आई रिपीट, छाइयाँ और स्किन ऑयली, तो आप इस तरह के, इसका जो मिल्क होता है ना वो लगाएं। वैसे इसका मिल्क जमा करके इससे बहुत अच्छी क्रीम बनती है जो आपकी स्किन को जो है पील ऑफ कर देती है, ठीक है। अब आपने माशाल्लाह फार्मूला क्रीमें लगा के स्किन पतली कर दी, सब कुछ ये लगा के, फिर आप मुझे फ़ोन करेंगे दाने निकल, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये और कच्चे पपीते का अचार बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। कच्चे पपीते का अचार बना के जब आप खाना खा रहे हो तो उसके साथ आप कच्चे पपीते का अचार खाएं। हाँ, ये कच्चे पपीते का अचार आपने खाना है, पता चले भी मुंह पे लगा के बैठ जाए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन बड़ी जज्बाती हो जाती हैं, वो कहती हैं जो खा रहे हो मुंह पे भी लगा लो, तो अचार जैसी चीज़ मुंह पे नहीं लगाएगा। लोग नींबू मुंह पे लगा लेते हैं डायरेक्ट। कि जी मैंने एक लड़की को देखा, उसको किसी ने मशवरा दिया, उस बेचारी की एक्नी थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुम लेमन मुंह पे लगाओ, तुम्हारे पोर्स बंद करेगा, उसकी तो एग्रीवेट करेगी सारी वो। हाँ, ओवियस, हर चीज़ जो पील ऑफ करती है वो एग्रीवेशन करेगी। अच्छा, और इसके बीज आपने हमेशा निकाल देने हैं, बीज निकाल देने हैं। अचार बनाने का तरीका ये है कि इसको पहले आप, इसमें बिल्कुल भी जो है ना कंडिमिनेशन पानी की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आप शीशे के जार में बना के रखें, जो मर्तबान होता है उसमें बना के रखें, लेकिन इसका इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छा, भाई बात कर रहे थे कि ईडी वगैरह मेल में ज़्यादा है, उसका एक रीज़न मैं बता देती हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इस चीज़ को बढ़ावे में मदद करता है, क्योंकि सबल सरोटा से ही बना हुआ होता है। तो फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप फैशन के लिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको 2 टाइम वो लगाने के लिए देते हैं, और हार्मोन सप्रेसेंट मेडिसिन दे रहे होते हैं जिससे आपके बाल अच्छे निकले, तो इसके लिए भी सही है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, हाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो इस ट्रांसप्लांट के बाद आते हैं, फिर वो कहते हैं हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हाँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर को, आपने बताया था कि आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि जाते ही हमारे यहाँ तो हर चीज़ उस वक्त होती है ना, टक टक टक, तो उससे 6 महीने पहले वो ट्रांसप्लांट कराते हैं, फिर वही मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, फिर वही स्प्रे कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम। हुसन देख लो, या तो फैमिली बना लो, छोटी सी ब्रेक
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर बिल्किस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किचन काउंटर में। डॉक्टर बिल्किस, अब नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं हम? अच्छा देखिए, हार्मोन्स को बैलेंस रखना ज़रूरी है। जैसे हमने लाइफस्टाइल की बात की, एक मैं आपको नेचुरल फार्मेसी बता रही हूँ, नीम। ठीक है, जितना आपका वेट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी रेमेडी है। मेरे बहुत सारे पेशेंट को बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है, नीम, एक बात याद रखिएगा, नीम कभी भी खाली पेट सुबह निहार मुँह नहीं खानी चाहिए, खासकर जितना जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है आपके हार्मोन्स को शट डाउन करने में भी आपकी हेल्प करता है। अच्छा, सही है। लेकिन आपने ये, जैसे मिसाल के तौर पे मैं 50 kg की हूँ तो मैं 5 खाऊंगी पत्ते, ठीक है। अगर कोई 70 kg का है तो फिर वो 7 खाएगा। ये दोपहर खाने के साथ खाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ। मैं खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाली पेट नहीं खाना जाएगा कभी? नहीं, खाली पेट नहीं हूँ मैं, कितना खाया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी और डॉक्टर बतूल हमने ब्रेक में डिस्कस किया, और मैंने कहा था कि स्प्रे का, तो उन्होंने कहा इसका अभी तक कोई ऑथेंटिक वो नहीं आया। हाँ। लेकिन अभी ये जो सबल के स्प्रे जो है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाल के अब जो स्प्रे बन रहा है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करे। लेकिन खाने की जो अद्वियात दी जाती हैं वो एडी ज़रूर पैदा करता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्लियर कर दो। और दूसरा ये कि यहाँ कैरियाँ रखी हुई हैं, हर चीज़ जो विटामिन सी से भरपूर है वो आपके लिए अच्छा है। याद रखें, बड़े का गोश्त अल्लाह ने खाने के लिए हलाल किया है, तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। क्या है उसमें? B12 होता है, जो आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। नाश्ते में हमेशा पुराने ज़मानों में देखें, निहारी और ये सारी चीज़ें नाश्ते में खाई जाती हैं। गोरा भी स्टेक्स खा रहा होता है सुबह अंडे के साथ। देखिए, मैं थोड़ा करूँ, B12 हर किस्म के गोश्त में होता है। बड़े का गोश्त इज़ अ वंडरफुल थिंग, लेकिन उसको लीन करके खाया जाए। उसमें चर्बी बहुत होती है। बड़े के गोश्त का प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि चर्बी बहुत होती है। जैसे वो गोरा चर्बी हटा दी जाए, बारीक सा वो स्लाइस समझ जाएगी। एग्जैक्टली, ये चीज़ें तल के खा रहे हैं तो वो तो चीज़ें खराब होंगी। अच्छा देखिए, लेस इज मोर। जब भी आप गोश्त खाएं, चर्बी हटा के खाएं। नमक, काली मिर्च, सिरका, इसके साथ आपने नाश्ते में कीमा जरूर खाना है। जिनको खून की कमी है उनके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप चबा रही हैं मुझे इस वक्त? मुझे बिल्कुल चबा रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इतना खा चुकी हूँ। और सब कहते हैं मैंने डॉक्टर साहब के पास जाके इंजेक्शन लगाया, अल्लाह की कसम नहीं लगाया। डॉक्टर साहब बताएं, लगाए? मैंने इंजेक्शन लगाया? नहीं, मैंने तो नहीं। डॉक्टर साहब ने अगर बता दिया तो बोलेंगे नहीं, डॉक्टर साहब बता देंगे, ज़्यादा ना पूछिए। नहीं, मुझे ये बताएं, जैसे हमारी वो कॉलर का फोन आया था, वो कह रही थी उनकी बेटी बहुत सोती है। तो मुझे तो लगता है, मैं अपने आसपास कुछ लोगों को देखती हूँ जो बहुत सोते हैं, मतलब अगला जिच हो जाता है, इतने सोते हैं। तो सोमनोलेंस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, 3 मेजर रीज़न होते हैं इसके। हार्मोनल की बात करें तो थायराइड, अगर किसी का थायराइड वीक है तो सुस्ती, थकन, नींद ज़्यादा आना, हर वक्त सोते रहना, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, लाइफस्टाइल। बच्चे रात को 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, फिर वो सारा दिन सोते ही रहेंगे। तो मदर को लगता है कि शायद वो सारा दिन सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो रात को जाग रहे होते हैं। तो जब आप रात को जागेंगे तो सेकेंड टाइम आप सोएंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वेट गेन है। मेरा अभी एक पेशेंट आया परसों मेरे पास, वो बेचारा ड्राइविंग करते करते सो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। नो, ही वाज 112 kg। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी वेट की वजह से जब आप रात को सोते हैं तो आपका सांस रुक जाता है, आपकी बार बार आंख खुलती है, फिर आप सारा दिन सोते रहते हैं। तो वेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सारा दिन नींद आने का। तो ये बहुत खतरनाक भी है। तो मेरे पेशेंट जो आते हैं मेरे पास ओबेसिटी के लिए या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, तो हम उनको काउंसल करते हैं कि जब तक आपका 10, 12, 15 किलो वेट कम नहीं हो जाता, हम OSA को कंट्रोल नहीं कर लेते। आप कोशिश करें कि आप इवन ड्राइव ही ना करें अगर इस किस्म के सिम्टम आ रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 मेजर चीज़ें हैं, ये तीनों रूल आउट करनी पड़ती है, क्योंकि उनका वेट नॉर्मल था। तो थायराइड देख लें और ये देख लें कि वो रात को सोती कितने बजे, उसी चीज़ें क्लियर हो जाए। और आयरन लेवल भी चेक कराना। अच्छा जी, नसरीन हमारे साथ मौजूद है मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी ना छोटी बहन है, तो उसको ना डेट का इशू है। 19 साल उम्र है उसकी। तो उसको डेट जो है ना हर 2-3 महीने बाद जाके आती है। अच्छा, तो उससे थोड़ा उसको मोटापा भी हो रहा है। अच्छा, आपने वैसे किसी डॉक्टर को दिखाया अपने आसपास? नहीं, अभी तक किसी को नहीं दिखाया। अच्छा, और ये कब से मुझे कह रही थी कि बाजी आप आए तो फिर चलेंगे किसी डॉक्टर के पास ना मेडिसिन लेने। अल्लाह अल्लाह, चलो ठीक है, मैं आऊंगी किसी दिन। और ये कब से चल रहा है उनके साथ? ये तकरीबन 6-7 महीने से ऊपर ही हो गया इसको। 6-7 महीने से, और आपने इतना टाइम लगा दिया। हाँ,
अच्छा तो देखिए, उसने ना मुझे तकरीबन 1 महीना पहले बताया है। अच्छा देखिए, अब हमारे पास जो है वो इतने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अगर आपका नहीं आना जाना होता तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये कि अगर आपका कहीं किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं तो अपने किसी भी प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाएं। अगर जाने का मसला है तो आप टेली हेल्थ के थ्रू किसी भी, अगर आपके शहर में ये फैसिलिटी मौजूद है तो इसके लिए कुछ टेस्ट होंगे जो आपको करवाने होंगे। जब आप मॉलिज के पास जाएंगे जिसमें उसका अल्ट्रासाउंड है, आपका कुछ हार्मोन्स चेक होंगे, वो सारा आपको मॉलिज बताएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, फास्टिंग, ग्लूकोज, ये सारे टेस्ट करवा के उनके रिपोर्ट्स लेके आप किसी प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाएं। अगर आपके शहर में फैसिलिटी, प्राइमरी केयर की फैसिलिटी मौजूद होती है और अच्छा प्राइमरी फिजिशियन उसको ट्रीट कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट दोनों की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका घर में बैठना जो है, ये एक तो टाइम आपने ऑलरेडी बहुत ज़ाया कर दिया और छोटी बच्ची है तो इट्स बेटर कि आप किसी मॉलिज को फौरी तौर पे दिखाएं। ठीक है। दूसरा मदिया, ये ज़रूरी है लड़कियों को समझना कि औरत को साल में मिनिमम 3 से 4 साइकिल ज़रूर आने चाहिए। अगर आपको 8 से कम साइकिल आ रहे हैं पूरे साल में तो आपको आगे चल के खुदा न खास्ता एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्राइन, जो यूट्रस का जो बच्चेदानी का जो कैंसर है वो होने का रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपकी यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाती है जिसमें हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो इसलिए अगर किसी को 3-3 महीने में पीरियड नहीं आ रहा तो प्लीज़ डॉक्टर को जल्दी जाके दिखाएं, क्योंकि आपको फिर टैबलेट्स पे डाला जाता है जिससे आपको हर एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने में ज़रूर पीरियड आ जाना चाहिए। सही। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक सवाल ये भी आया कि अगर आपको PMOS हो तो इसका मतलब है कि आप बच्चा कंसीव करने में आपको कंफर्म प्रॉब्लम होगी? नहीं, देखो कंफर्म प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं कि आपने अंडरलाइंग प्रॉब्लम ठीक कर लिया, मतलब आपने अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर ठीक कर लिया, आपके हार्मोन लेवल्स बेसलाइन नॉर्मल हो गए, आपने वेट लॉस अचीव कर लिया, अगर आपकी बॉडी का 5 से 10% वेट लॉस हो गया तो प्रेगनेंसी करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ लड़कियों को, कुछ फीसद लड़कियों को हो सकता है कि एग्स बनने में प्रॉब्लम हो, तो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें दवाइयाँ दे के वो कंसीव कर सकती हैं। लेकिन PCO में ट्रीटमेंट, PMOS में ट्रीटमेंट ज़रूरी इसलिए भी होता है कि अगर प्रेगनेंसी भी हो गई, आपके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल नहीं हुए या वेट आपने नहीं लूज़ किया तो मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और अंडर सुपरविजन आपको फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिसका नागुज़ीर है इलाज, कि आपको करवाना ही करवाना है। अच्छा, इनफर्टिलिटी की एक और बात कि आपका पार्टनर की भी जो है ना वो वर्कअप होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ फीमेल। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर फीमेल अपने सारे टेस्ट करवा के नॉर्मल है तो पार्टनर की भी जो है रिपोर्ट सारी, उसका सीमन एनालिसिस, सारी डिटेल, ये जो है जरूरी होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। फीमेल अगर नॉर्मल नहीं भी है तो तब भी आपका पार्टनर बिल्कुल। और ये कॉमन फिनोमेना हमारे यहाँ जो मौजूद है, जैसे इन्होंने बताया, आपकी टोटल साइकिल इतनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ी मिथ मौजूद है कि अच्छा कोई बात नहीं, साइकिल स्किप हो रही है, अभी 18 साल की है, 1-2 साल में शादी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, हम नहीं दिखाते। और यही सारे जो अपने लेट डायग्नोसिस और सब कुछ होती हैं, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट रीज़न जो है वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का है। ठीक है। और आज एक दफ़ा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाए और उसमें भी आप डायग्नोसिस में टाइम लगाएं तो फिर वो इनफर्टिलिटी को गायनेकोलॉजिस्ट के लिए या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के लिए डील करना या उसको ट्रीट करना एक हद तक के बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँ, डिस्मेनोरिया जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, मदर्स कहती है ठीक है पैराडोल खा लें, पैरासिटामोल खा लें, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल माइल्ड पेन होती है विच इज बेरेबल। अगर वो अनबेरेबल पेन है तो प्लीज बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका एग्जामिनेशन कराएं। हो सकता है कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी जिसकी उसको पेन, हमारे यहाँ ये होता है वार्म वाटर बॉटल रख लें, पॉन्स्टॉन खा लें। पॉन्स्टॉन शुड बी अ बिग नो। खास तौर पर जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, अल्ट्रासाउंड करा लिया तो उसको इतना नॉर्मलाइज करते हैं पेन को, हाँ बेटा कोई बात नहीं, पेन इसी वजह से हो रहा है इसलिए बर्दाश्त करो। बच्ची चल फिर नहीं जा पाते। अरे मेरे पास तो ऐसे एक दफा मेरे पेशेंट को लेकर आए थे कंधे पे, आप समझे कि उसको इतना शदीद पेन था कि पेन किलर भी लगा हुआ था, कंधे पे भी लेकर आए थे। मैं नेचुरोपैथी में कुछ चीजें बता देती हूं के वाले से हम जरूर करेंगे कि भाई आपको भी एक थ्रेशोल्ड आपको लग जाता है कि कब आपको पता चले डॉक्टर के पास जाना है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब कुछ शुक्रिया। शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको लाती हमसे दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।